चंद्रशेखर चंद्रशेखर। क्रांतिकारी पार्टी के लोग अपने कामों को अंजाम देने के लिए धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से डाके डालते थे। इन डकैतियों में धन कम मिलता था और निर्दोष व्यक्ति ज्यादा मारे जाते थे। इसी कारण सरकार क्रांतिकारियों को चोर, डाकू कहकर बदनाम करती थी। इसी बदनामी का दाग हटाने के लिए क्रांतिकारियों ने अपनी लूट की रणनीति बदली और काकोरी ट्रेन की डकैती इस दिशा में क्रांतिकारियों का पहला बड़ा प्रयास था। जिस ब्रिटिश हुकूमत में सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उस ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाने का काम काकोरी ने किया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि काकोरी वो घटना थी जिसके बाद आम लोगों का नजरिया क्रांतिकारियों के प्रति बदलने लगा था और वो लोकप्रिय होने लगे थे। चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी का ये दूसरा प्रमुख पड़ाव था, जहां से आजाद की कमांडर एंड चीफ बनने की यात्रा शुरू हुई थी। कितनी पैसे? अब माउजर का सपना छोड़ दो। इतने पैसों में नई बंदूकें नहीं आ सकती। साथियों, गर्मा गर्म जलेबियां खाओ। आइए बिस्मिल साहब, मुंह मीठा करो सब लोग। लाइए लाइए जलेबियां। क्या बात है, जलेबियां हम अच्छी तरह जानते हैं, ये तो आप हम सबके लिए लाए हैं। लो उठाओ, ये लो बनवारी। लो भाई, लीजिए पंडित जी। हाँ भाई, आप भी मुंह मीठा कीजिए। आहा, अब आई। आहा, तो भाई विजय कुमार, क्या खबर लाए हो? बात तो कर ली है मैंने, सौदा भी पक्का हो गया है, लेकिन पैसों की किल्लत है बिस्मिल साहब। अब तो लगता है कि अंग्रेज सरकार को लूटकर ही फाके से निजात मिलेगी। तो शुभ काम में देर कैसी? मैं तो मजाक कर रहा था बिस्मिल साहब, आप भी। कभी कभी मजाक भी अर्ध सत्य होता है। क्यों ना इसे पूरा ही सच कर दिया जाए? पंडित जी, ये सच कैसे किया जा सकता है? बिस्मिल जी, बहुत बड़ा और मुश्किल काम है। आप जानते हैं लोगों के नजरिए में हम लोग। आजाद, याद है हमने क्या कहा था? जब हम लौट कर आएंगे तुम्हारी समस्या का उपाय साथ लाएंगे। इस एक एक्शन के बाद हमें दोबारा कोई एक्शन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम अंग्रेज सिपाहियों को नहीं, सीधा अंग्रेज सरकार को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। अरे इसी में तो मजा आएगा। चेहरा छुपा कर रहेंगे हम सब लोग, कांग्रेसियों की तरह। भावनाओं पे लगाम कसना सीखो बनवारी। हमारे अपने लोग हमारी नीयत पे शक करें और तरह तरह के नाम लेके पुकारें तो संकेत अच्छा नहीं जाता। अब आमना सामना हो ही जाए। माफ कीजिएगा बिस्मिल साहब, पर मैं इस बात से सहमत नहीं। देखिए, मैं मानता हूं कि हुकूमत से टक्कर लेने के जज्बात हैं हमारे पास, पर साधन नहीं है। और जज्बात में आकर इतना मुश्किल फैसला लेना सही नहीं होगा। अंग्रेज सरकार के सिपाही हमारे पीछे कुत्तों की तरह लगेंगे और सूंघते सूंघते आएंगे और एक दिन हमें काट कर छोड़ेंगे। इस वक्त इतनी बड़ी दुश्मनी लेना जायज नहीं होगा। अशफाक भाई, हमें लगता है कि हमें बिस्मिल जी की बात पूरी सुन लेनी चाहिए। क्या मालूम कोई रास्ता मिलने से पहले ही हम अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। बताइए बिस्मिल जी। ऐसे नहीं, अशफाक मियां के सारे सवालों का जवाब देने के बाद। ये काकोरी ट्रेन डकैती की प्लानिंग हो रही थी, पर संगठन में ही इसको लेकर मतभेद हो गया। मतलब हमने इतनी मेहनत करके एक योजना बनाई जो अब व्यर्थ है।
हमारी समझ नहीं आता कि आप लोग चाहते क्या हैं। बंद कमरे में बैठकर आजादी के गीत गुनगुनाते रहें, गीत गाते रहें और स्वतंत्रता तो बस यूं ही मिल जाए। पंडित जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम जो कदम उठाने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा कदम है, जिसके लिए अभी हम तैयार नहीं हैं। सरकारी खजाने पे हमला करने का मतलब होगा सीधे सीधे अंग्रेज सरकार को चुनौती देना। आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे अपनी मौत का डर नहीं। आजादी की राह में जान चली जाए तो गम नहीं होगा, पर मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि हमारा ये कदम आखिरी कदम हो। अशफाक मियां, जोखिम तो उठाना पड़ेगा, चाहे हिंसा हो चाहे अहिंसा हो, हर काम में जोखिम है। आपने देखा ना कैसे हमारे नाम पर लोग गरीबों और मजबूरों को लूट रहे हैं। भैया, हमें अपने लोगों को यकीन दिलाना है कि हमारी लड़ाई तुमसे नहीं है भाई, तुम्हारे लिए है। अशफाक, जरा सोचो, लूट के पैसों से हम शस्त्र खरीद सकते हैं जिनसे हम गोरों का सामना कर सकते हैं। पंडित जी, अगर सवाल सिर्फ पैसों का है तो वो तो और भी तरीकों से कमाए जा सकते हैं। अरे कौन से तरीके की बात कर रहे हैं आप? वो चंदे वाला तरीका क्या हुआ? पूरी योजना मुंह के बल गिरी है। इन छोटी मोटी डकैतियों से हम मंजिल को पाने के केवल सपने देख सकते हैं। देश को आजाद नहीं करा सकते, इसे पूरा नहीं कर सकते। अशफाक मियां, आजादी लानी है तो कोई बड़ा कांड ही करना पड़ेगा। अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है, वरना महाभारत नहीं होती। ये समझते क्यों नहीं हो आप? अपना गुस्सा थूक दीजिए पंडित जी। मैं तो बस आपसे अपनी चिंता जाहिर कर रहा था, और जो मुझे ठीक नहीं लगा बस बोल दी। अशफाक, राहे वतन में जान भी जाए तो क्या जाएगा। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। रुद्र नारायण वो शख्स हैं जो क्रांतिकारियों के रूप में कभी सामने नहीं आए, लेकिन क्रांतिकारियों के आंदोलन को उन्होंने पैसों और हथियारों से हमेशा मजबूत किया। आइए आइए, पधारिए रुद्र नारायण साहब। क्या बात है, स्वागत है आपका। क्या बात है, बहुत दिनों बाद मिल रहा हूं इस बार। साथियों, आज हमारे बीच उपस्थित हैं झांसी के प्रमुख कार्यकर्ता, हमारे पुराने मित्र और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण स्तंभ श्री रुद्र नारायण साहब। नमस्कार साथी। नमस्कार। मैं अशफाक उल्ला खान। खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी बेहद खुशी हुई। कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। इंतजाम करके आया हूं। रुद्र नारायण जी, वो जो जोशीला नौजवान वहां खड़ा है, जिसके खून में बहुत जोश है, इसी का नाम आजाद है। अलग सा नाम है, आजाद। और ये हमारे सबसे सभ्य और शिक्षित साथी श्रीमान मनमत साहब। प्रणाम। नाम सुना है बख्शी जी से, बनारस में बहुत काम किया है इसने। मैंने भी आपका बहुत नाम सुना है, आज मिलने का सौभाग्य हो गया। और ये महापुरुष हैं श्रीमान बनवारी लाल जी, जबान से तेज, दिमाग से कारीगर और दिल से थोड़े कमजोर हैं। तशरीफ रखिए रुद्र नारायण जी। हाँ, आप लोग बैठिए।
अभी के लिए केवल देख के संतोष करो भैया। जब तक हाथ साफ नहीं हो जाता धीरज धरो, वरना समय पे काम नहीं आएंगी ये। कहो भैया आजाद, तुम्हारे लिए अलग से सूचना करनी पड़ेगी। चलो रखो। नियम सभी के लिए बराबर है, क्यों? जी। इतनी कम बंदूकें? ये तो हमारे बीच में खत्म हो जाएंगी। बंगाल है, बिहार है, उनके लिए भी तो चाहिए। उनके लिए कौन इंतजाम करेगा अभी? लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमें आवश्यकता होगी बहुत बड़ी धनराशि की। इसलिए बहुत सोच समझकर हमने ये निर्णय लिया है कि सरकारी खजाने को लूटने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। हमें सरकारी तिजोरी पर हाथ डालना ही पड़ेगा। तुम्हारी क्या राय है विश्वा? जैसी आपकी मर्जी पंडित जी। कोई आपत्ति, कोई अंदेशा, कोई शक? पंडित जी, अब तो बस हमें आगे बढ़ना है। जी, हम सब आपके साथ हैं। आप सिर्फ आदेश दीजिए। ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। तुम ऐसा करो, जाओ यहाँ से, हम लोग दोबारा मिलेंगे तो तुम्हारी पैर की चोट भी ठीक हो जाएगी। जी भैया। भैया वो आप अपना नाम भी बता दीजिए। बनवारी लाल। ठीक है बनवारी भैया, फिर मिलेंगे। अच्छा सुनो। जी भैया। वो एक बड़े काम से हमें बाहर जाना है, तो आने में ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन तुम परेशान मत होना, तुम्हारा पार्टी में शामिल होना तय है। जी भैया। चलो निकलो। बनवारी, तुम्हें इस तरह बिना किसी की इजाजत के बाहर नहीं जाना चाहिए था। तुमने अपना नाम भी उसको बताया, ऐसी कौन सी मजबूरी थी? आजाद, मैं वीरभद्र से मिलने गया था। मैं जानना चाहता था कि सच्चाई क्या है। वीरभद्र, वीरभद्र, तुम अभी भी उस पर विश्वास करते हो? उसकी वजह से उस दिन पुलिस वालों के सामने फंसे, किस तरह से बच के आए तुम भी जानते हो। अगर उसने हमारी इस जगह का पता पुलिस को बता दिया तो क्या करोगे बनवारी? इसमें मेरी क्या गलती? हाँ? अरे एक आदमी ने बता दिया था। बनवारी लाल, ये बहस का विषय नहीं है, और आजाद ठीक कह रहा है। और समाचार ये है कि नए ठिकाने की व्यवस्था हो चुकी है। दवा खाने के दिन पूरे हुए, आज से हम छेदीलाल धर्मशाला में डेरा डालेंगे। बोरिया बिस्तर बांधो, रात के अंधेरे में यहां से रवानगी डाल देंगे। क्यों मियां? तुम्हें पक्का यकीन है? जी साहब, संघ में भर्ती जोरों से चल रही है। वो हम नए हैं ना, तो 2 ही सदस्यों से मिले। एनीथिंग एल्स? एक तरफ जहां संगठन में ही मतभेद था, वहीं दूसरी तरफ काकोरी को रोकने के लिए मुखबिरों ने भी पुलिस को आगाह कर डकैती के होने पे ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया था।
और फोर्स बुलाओ। I think they're planning something big. और अगर ये इंफॉर्मेशन गलत निकली तो we should never live to see another day. Yes. कपड़े में लपेट के बांधो। हाँ, कपड़े में लपेट के अच्छे से फिर रखो। बिस्मिल साहब चले। आप लोग निकलिए। सान्याल दा को पता नहीं है कि पता बदल चुका है। हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें साथ में लेके ही आएंगे। ठीक? बिस्मिल जी, हमें लगता है कि आप लोग यहां से एक एक करके निकलिए। सान्याल दा का इंतजार करना हम करते हैं। तुम नहीं रुक सकते, कोई कारण है, तुम निकलो। पहले आप मेरी बात एक बार सुन लीजिए, फिर आप जैसा कहें। रुक जाइए, एक बार सबको आ जाने दीजिए, फिर देखते हैं। कोई बात नहीं, लो आ गए। नमस्कार। वैसे तो हम सब पूरी योजना से परिचित हैं, पर क्योंकि यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। 8 डाउन रेलगाड़ी का लखनऊ स्टेशन पे पहुंचने का समय है रात्रि 10 बजे का। अक्सर ये गाड़ी 30 से 40 मिनट देरी से पहुंचती है और काकोरी से पहले एक छोटा सा जंक्शन आता है जहां पर ये थोड़ी देर के लिए रुकती है। उस जंक्शन पे केवल 3 कर्मचारी हैं और अगर हम सतर्क और तेज रहे उन पर आसानी से काबू पा सकते हैं। उसके बाद हमें इंजन ड्राइवर और गार्ड को काबू करना होगा और जितनी जल्दी हो सके लूट का माल उठाकर वहां से रवानगी डाल देंगे। गाड़ी स्टेशन पे कितने बजे पहुंचती है? रात को 8 बजे। और बख्शी साहब, ये काम सुनने में जितना सरल लग रहा है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसलिए 5 इंद्रियां बिल्कुल सतर्क। हम लोगों को हर क्षण हर पल पूरा का पूरा चौकन्ना रहना होगा, वरना धनराशि तो जाएगी, जान भी जा सकती है। अगर इंजन का गार्ड या ड्राइवर अंग्रेज हुआ तो उसे वहीं खत्म कर देंगे। हम जो करने जा रहे हैं केवल और केवल उतना ही करेंगे। यदि इसके सिवा और किसी के मन में कोई और विचार चल रहा हो, कोई और योजना चल रही हो, तो हमें बता दें। हम आपको नमस्कार करते हैं और कमान आप संभालिए। पंडित जी माफ कर दीजिए, भावनाओं में बह गया था। आज से हम लोग आपकी योजनाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचेंगे। बस आप अपनी नाराजगी दूर करके हमें आगे की योजना समझाइए, आदेश दीजिए हमें। पहले वचन दीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए आप किसी पर भी जानलेवा हमला नहीं करेंगे, फिर चाहे वो अंग्रेज ही क्यों ना हो। और जब तक अत्यंत आवश्यक नहीं हो जाता, जब तक हमारी जान पे नहीं बन आती, हम किसी पर भी हाथ नहीं उठाएंगे। वचन दीजिए। हम वचन देते हैं। आजाद, मनमत, अशफाक, आप तीनों ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर को काबू में करेंगे और बक्सा बाहर निकालेंगे। और बख्शी साहब, बनवारी, उस जंक्शन के तीनों कर्मचारी आप लोगों की जिम्मेदारी। और अहिंसा वाली बात मत भूलिएगा, जब तक आवश्यक न हो हमें गोलियां नहीं चलानी। जैसे भी हैं तो अपने ही देशवासी। चंद्रशेखर चंद्र